सबसे पहले समझिए चैप्टर क्या है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत काम आता है, ठीक है। एज ए आप अगर अकाउंटेंट कहीं काम करते हैं तो आपको काफ़ी बार जो है ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जिनमें अकाउंटिंग तो की गई है लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम पे की गई है। इतना तो हम जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, दोहरा लेखा प्रणाली है, कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो पक्ष में, दो पार्टीज पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और इसीलिए फिर हम कुछ चीज़ें डेबिट और कुछ चीज़ें क्रेडिट करते हैं, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना उसका, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई परचेज कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई परचेज, कोई रिसीव कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, किसी के लिए एक्सपेंसेस है, किसी के लिए इनकम है। तो हर ट्रांजैक्शन का दो पार्टी पर इफेक्ट पड़ता है और उसको हम फिर डेबिट क्रेडिट करके बुलाते हैं और उस हिसाब से फिर हम अकाउंटिंग करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर उस जनरल एंट्री से हम लेजर करते हैं और लेजर के साथ में सब्सिडियरी बुक्स भी तैयार कर दी जाती है अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर जाके हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट में आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना, ये फाइनल अकाउंट बनते हैं। तब जाके हमें पता चलता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल से, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ट्रेडिंग पीएनएल से हमें 1 ईयर का एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग से जीपी पता चल जाता है, जीपी को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में, फिर वहाँ से हमें एनपी पता चल जाता है, एनपी को हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में हमें उस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। दिस इज अ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज नॉट सिंगल एंट्री सिस्टम। ओनली एक पार्टी का एंट्री नहीं करते हैं, हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, उस दो इफेक्ट को साथ में लेके चलते हैं। और जो हमने अभी तक सीखा है, चाहे 11th क्लास के अंदर, चाहे अभी भी हम बहुत सारे चैप्टर्स करते हैं बीकॉम में, तो हम सब ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर जनरल लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात नहीं चल रही, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम की बात चल रही है, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात चल रही है। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करता है तो इसका मतलब फिर वो सिंगल एंट्री सिस्टम करेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया केवल अपना अपना एक ही पार्टी, है ना, एक ही ट्रांजेक्शन की एक ही पक्ष को दिखाता है, वो एक ही पक्ष को रिकॉर्ड करता है ना, हर चीज़ का डबल इफेक्ट नहीं दे लेता है वो। तो इसका मतलब ये जो अकाउंटिंग है ना ये इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है। अगर कोई बंदा सिंगल एंट्री सिस्टम से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है, तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रख रहा है, पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है उसके पास, है ना, आधी अधूरी जानकारी है उसके पास में। अब ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनकी बस की बात नहीं है कि वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे करे। अगर छोटा मोटा अगर कोई बिजनेस है, आपके आसपास कोई दुकानें हैं छोटी मोटी, है ना, कोई नुक्कड़ पे दुकान है, कोई किराने की दुकान है, कोई, है ना, समझ गए ना आप, तो बहुत सारी ऐसी दुकानें होती है। क्या वो सब कंप्यूटर लगा के प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट को बिठा के डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से करते होंगे? नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले तो उनकी इतनी सेल भी नहीं है, इतने ट्रांजैक्शन भी नहीं है कि वो किसी अकाउंटेंट को बिठा करके और पूरा कंप्यूटर टैली वगैरह लगा करके उसके अंदर अकाउंटिंग कराए और फिर पता करे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उल्टा ही खर्चा बढ़ जाएगा, उस अकाउंटेंट को सैलरी देनी पड़ेगी और टैली का को जो सॉफ्टवेयर है उसको परचेज करना पड़ेगा। मतलब वो ये नहीं करता है ना, उसको पता है यार क्या है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है, मैं लिख लूंगा और बाद में पता चल जाएगा प्रॉफिट लॉस कितना। तो एज ए अकाउंटेंट अगर हम इन छोटे मोटे बिजनेसमैन की बात करें, जो है ना, जिनको आप बोल सकते हैं सोल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, एकल व्यापारी जो होते हैं, आप आसपास बहुत सारी दुकानें देखेंगे। तो अगर इनके लिए अगर हम अकाउंटिंग करें, अगर इनको जानना हो, कई बार होता है इनको जानना होता है कि हमारे बिजनेस में करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और ये अकाउंटेंट के पास में आते हैं, तो अब इनके पास साल के एंड में आ गए, ये पूरे साल तो इन्होंने ट्रांजेक्शन्स किए, सेल परचेज किया, सब कुछ किया, बिजनेस किया। अब ईयर एंड पे वो एक नोटबुक लेके आ गए जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि इस डेट को ये सेल हुई, इस दिन को ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और थोड़ा बहुत आपको दे दिया मटेरियल, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेसिस पर है। और अब आपको वो बोल रहा है कि आप बताइए, आप अकाउंटेंट है, आप बताइए मुझे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सबसे पहले ये बताइए, फिर बताइए कि मेरी जो बिजनेस है उसकी नेटवर्थ क्या है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अब आप क्या कैसे निकालेंगे? आपके पास रिकॉर्ड्स है लेकिन इनकम्प्लीट है, लेकिन आप अकाउंटेंट हैं, आप होशियार हैं, आपको अकाउंटिंग आती है, आप उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उस सिंगल एंट्री जो सिस्टम के बेसिस पे जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, लिखे रखे गए हैं, उनकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम क्या निकाल दें, इस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस।
तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि आपके पास जानकारी ज़्यादा नहीं होगी, वो सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि वो अकाउंटिंग कैसे करनी है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉर सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मतलब एकल व्यापारी जो होता है, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो आपके पास में अगर आधा अधूरा रिकॉर्ड्स रखे हुए अकाउंटिंग लेके आ जाएं तो आप कैसे, बहुत लेट आए हो खुशबू, तो कैसे आप उसका करेंगे। तो इसमें बेटा हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ें बनाएंगे। एक बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कौन सा वाला, ओपनिंग, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ये इस दिन का। एक हम बनाएंगे सेकंड स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, कौन सा, क्लोजिंग, कौन से दिन का, जब ईयर एंड हो रहा है, जैसे ये हमारा 2021, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और थर्ड नंबर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट बनेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगा, चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग, वो मैं बता देता हूँ आपको। चाहे आप ओपनिंग बनाओ चाहे आप क्लोजिंग बनाओ, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। अब ये कैसे बनता है तो देख लो भाई, ये आपको जाना पहचाना लगेगा। अब जब मैं बनाऊंगा ना तब आप बताना ये क्या है। मैं तो इसको बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा, डेट आ जाएगी आगे, ठीक है। यहाँ मैं पर्टिकुलर और रुपीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर और रुपीज़ लिखा है। लेकिन अभी इसके अंदर जब चीज़ें लिखूंगा ना तब आप बोलोगे सर ये तो कुछ और है, और है मतलब जाना पहचाना लग रहा है। जैसे यहाँ कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, जाना पहचान लगा, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इधर क्रेडिटर्स, लोन, ठीक है, बिल्स पेबल और कैपिटल। कैपिटल कैसे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये क्या चीज़ है सर, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हाँ वही है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था वही हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। सब बच्चों को आया बेटा, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी खुशबू, इसलिए नहीं आया होगा। हेलो विनोद, ओके। सो ये है स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर, मतलब बैलेंस शीट। अब इसमें क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर से जो आएगी ना ये कैपिटल आएगी। अगर ओपनिंग वाला बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी, और क्लोजिंग वाला बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल। कैसे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर से। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम ओपनिंग बनाएंगे तो हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। और जब हम क्लोजिंग वाला बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर में कौन सी कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग। अब कोई बोले सर ये दोनों कैपिटल अगर ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दे रखी हो तो नहीं बनाएंगे। इन दोनों स्टेटमेंट को बनाने का मकसद ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्वेश्चन में दे रखी है तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। अगर सर क्लोजिंग दे रखी हो तो ओनली ओपनिंग बना लो, और ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो बस क्लोजिंग के लिए बना लो। समझ में आया। मेन मकसद हमारा ये स्टेटमेंट बना के ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। और एक बार जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी तो उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे कि उस छोटे से बिजनेस का जो सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है उसका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है उसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है तो देखो, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
रुपीज़। इसमें बेटा सबसे पहले आपको लेनी है क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में दे रखी है तो बढ़िया है, वरना स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बना के हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इधर रखनी है, उसमें बेटा हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमको ऐड करना है ड्राइंग, एक हमें ऐड करना है विड्रॉवल अगर परमानेंट विड्रॉवल हो कैपिटल का, एक हमें ऐड करना है अगर नेट, एक हमें फिर लेस करना है, सॉरी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें दोनों तो ऐड करनी है। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से हमें लेस करना है क्या, एक तो एडिशनल कैपिटल अगर कुछ चाहिए तो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को क्या करना है हमको, लेस। एडिशनल कैपिटल को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये वाला, ये वैसे वास्तव में हमारा ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसमें से हमें लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। जैसे हम ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। प्लस में हुआ तो प्रॉफिट, माइनस में हुआ तो लॉस। ये कहना क्या चाहता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये कहना चाहता है कि कोई बिजनेसमैन है, मैं ड्राइंग एडिशनल कैपिटल वगैरह मान रहा हूँ जीरो है, और आप बताना आप कोई बिजनेसमैन है उसका 2020 के अंदर जो कैपिटल था वो था 2 लाख रुपए का कैपिटल। पिछले साल कैपिटल कितना था, 2 लाख। 2021 में उसका कैपिटल बढ़कर के हो गया 2,50,000। अगर ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल या कैपिटल का विड्रॉल नहीं किया हुआ हो, ये मान के मैं चल रहा हूं, तो भैया इसकी कैपिटल बढ़ क्यों रही है, कैपिटल कब बढ़ती है, अगर ड्राइंग ना हो, एडिशनल कैपिटल ना हो, विड्रॉल ना हो, ये सब नहीं है, मैं मान रहा हूं जीरो है, तो फिर भी कैपिटल कैसे बढ़ रही है। इसका मतलब 50,000 का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट। क्योंकि हम पता है बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कैपिटल में प्रॉफिट जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए थी और क्लोजिंग कितनी होगी, 250, तो ये 50,000 रुपए का क्या हो गया हमको, प्रॉफिट। तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो बीच का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। बट अगर उसमें ड्राइंग हो, एडिशनल कैपिटल हो, तो उसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, उसका ये रहा स्टेटमेंट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लो, उसमें ड्राइंग ऐड कर लो, विड्रॉल ऐड कर लो, एडिशनल कैपिटल लेस कर दो। अब आ जाएगी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल लेस कर दो, आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट है, माइनस में आए तो लॉस है। रामलाल हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को रामलाल की बुक्स के अंदर, जो कि सोल ट्रेडर हैं, एकल व्यापारी हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, उसका डिटेल दे रखा है। क्या क्या दे रखा है हमको, कैश इन हैंड दे रखा है, बैलेंस एट बैंक दे रखा है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद 31 मार्च 2018 और ये था 31 मार्च 2017। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग, यानी कि इस साल के सारे बैलेंस कौन से हो गए, ओपनिंग, और ये हो गया इस साल का क्लोजिंग, यानी कि हमारा ईयर जो 17-18 है, 1 अप्रैल 2017 को हमारा ईयर स्टार्ट होगा। ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है, जस्ट इसके दिन, इसके अगले दिन 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग हो जाएंगे। तो ये ओपनिंग हो गए और ये हो गए क्लोजिंग। तो हमारा ईयर हो गया 2017-18। ओके, उस दिन के भी सारे के सारे बैलेंसेस दे रखे हैं। आपको क्या बोला है लास्ट में, देखो चलो पढ़ लेता हूँ। कैश बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं। ऑन दैट डेट हैड बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है एंड हैड टू प्ले, नहीं पे होगा, 12,000 टू प्ले नहीं है बेटा, पे है, ठीक है। हैड टू पे 12,000 rupees to sundry creditor and his outstanding expenses amounted rupees 2,000. Okay. His purchases investment of 14,000. उसने इन्वेस्टमेंट खरीदे 14,000 रुपये के, एंड ड्रॉ 16,000 और 16,000 रुपये निकाल दिए, यानी कि ये हो गया आपका एक तरह का ड्राइंग। ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही बॉट 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। ये आगे बेटा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे तो वहाँ काम आएगा, ड्राइंग ऐड हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल लेस हो जाएगा। असर्टेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के ईयर के अंत में जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% प्लांट और मशीनरी पर और 5% बिल्डिंग पर।
आधी अधूरी जानकारी दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दिए है, क्लोजिंग बैलेंस दिए है, ड्राइंग दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है और आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस पता कीजिए। तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी। इसके लिए हमें ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स पहले बनाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला। स्टेटमेंट यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है ना, ऑफ अफेयर्स। ये कब का होगा? एज ऑन 1 अप्रैल 2017। क्या क्या दे रखा है इस दिन देखो, आइए स्टार्टिंग में देखो कैश इन हैंड कितना दे रखा है 400 और बैलेंस कितना दे रखा है बैंक में 4000। तो कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 4000। नेक्स्ट डेटर दे रखे हैं 12,000 के और स्टॉक 8,000 का। डेटर्स 12,000, स्टॉक 8,000। नेक्स्ट फिर हमको बेटा दे रखा है प्लांट 10,000 का, बिल्डिंग 20,000 की। तो प्लांट 10,000 का, बिल्डिंग 20,000 की। वैसे प्लांट और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना था, ये देखो आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 5% ऑन बिल्डिंग, पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग है, अभी ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो अभी तक तो ईयर स्टार्ट ही हुआ, अभी हुआ है, अभी तक इसको यूज ही नहीं किया इस साल में, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से बनेगा? डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे लगेगा। गॉट इट? ओके। तो ओपनिंग जब स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो उसमें किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन मत लगाना। ओके। फर्नीचर कितना है 6,000 का और सन्ड्री क्रेडिटर है 6,300 के। फर्नीचर 6,000 और सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी इधर आ जाएंगे, है ना, क्रेडिटर्स 6,300। ओके। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दोज एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए, विच इज पेबल बट वी नॉट पेड, ड्यू रह गए, पे करने थे बट हमने उसको पे किया नहीं, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने थे? 1,100। ओके, बस इतना ही था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ की टोटल करेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में। तो आइए निकालते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट आए थे, सब चले गए हैं। अभी तो मोर देन 12 दिख रहा था, अब आधे रह गए, लगता है पढ़ना नहीं है। 60,400 उसमें से लेस कर दो 6,300 और 1,100, तो ये आ गया 53,000। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग वाला बनाता हूँ। बताइए, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम इसमें, बहुत इजी था ये तो, है ना। फिर आ जाता है स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स कौन सा? क्लोजिंग वाला। देखो जी, क्लोजिंग में क्या क्या दे रखा है, सॉरी, क्लोजिंग में क्या क्या दे रखा है हमको, ये रहा, यहाँ से क्लोजिंग स्टार्ट होता है। कैश बैलेंस दे रखा है 1,000 और स्टॉक दे रखा है 17,000। तो कैश हो जाएगा 1,000, स्टॉक 17,000। नेक्स्ट
सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 8000, तो डेटर्स दे रखे हैं 8000। नेक्स्ट, फिर ऑन दैट डेट हैज बैंक ओवरड्राफ्ट 2000, बैंक में बैलेंस नहीं है, उल्टा ही बैंक में माइनस में बैलेंस चला गया, बैंक ओडी है तो इधर आएगा है ना, लायबिलिटी साइड में आता है, आपको पता है 2000, बैंक हमसे मांगता है पैसे। ओके, नेक्स्ट, हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितने पेमेंट कर दिया, 12,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे ओपनिंग थे कितने, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे ओपनिंग थे 6,300, यहाँ पर हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड हिज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो अमाउंटेड ₹2,000, सन्ड्री क्रेडिटर को पे कर दिया, पे कर दिया तो यहाँ थोड़ी आएगा कहीं, पे नहीं होगा, हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब पेबल है ये ना, अभी तक पे किए नहीं है, हैड टू पे मतलब, और ये अभी तक पैसा दिया नहीं है ना, अगर दे दिया होता तो लाइबिलिटी नहीं होती, ये दिया नहीं है ना, ये देखो यहाँ पर हिंदी में पढ़ा देता हूँ मैं आपको। विविध लेनदार 12,000 के साथ ही अदत व्यय 2,000 आके गए, मतलब 12,000 के क्रेडिटर है, पे नहीं किया है ना, हैड टू पे, ओके, पे करना है मतलब इसको बाकी है अभी तक, तो कितना 12,000, तो क्रेडिटर आ जाएगा हमारा इधर 12,000, और इसके साथ में कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, वो कितने के, 2,000 के। ओके, नेक्स्ट, फिर है हमारा ही परचेज इन्वेस्टमेंट 14,000, इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे, 14,000 के, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है, यस 14,000। ओके, नेक्स्ट, ऑन, ये तो ड्राइंग है यहाँ आएगा नहीं, और ये एडिशनल कैपिटल है, ये भी यहाँ नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। डेप्रिसिएशन जरूर लगाना हमको, 10% लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर और 5% बिल्डिंग पर। तो शुरू में कितना था हमारा प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, ये रहा यहाँ देखो, प्लांट था हमारा 10,000 और बिल्डिंग था 20,000, तो इसके ऊपर में क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले मैं प्लांट लिख देता हूँ, प्लांट 10,000, उसमें लेस कर दो डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, तो प्लांट आ जाएगा 9,000 का। बिल्डिंग कितने का है, 20,000, इस पर डेप्रिसिएशन 5% है ना, मैं मन से नहीं ले रखा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है, 20,000 का 5% होता है 1,000, तो 19,000, ठीक है। ओके सर, तो सर ठीक है, ये प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, सर फर्नीचर का क्या हुआ, सर फर्नीचर तो ऐसे कैसे पड़ा है, क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो फालतू डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे, तो ओपनिंग वाला फर्नीचर ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमको बोला हुआ नहीं है कि फर्नीचर हमने सेल वेल किया या नहीं, कुछ नहीं बोला हुआ है, कितना 6,000, तो 6,000 पूरा का पूरा फर्नीचर ऐसे आ जाएगा इधर। ओपनिंग में आप लायबिलिटी साइड में देखोगे ना, तो लायबिलिटी साइड में बैंक ओडी तो आ गया है, बैंक ओडी पेमेंट कर दिया, अभी आया नया, क्रेडिटर आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, बस नया आ गया ये तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे क्लोजिंग कैपिटल, 1,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 प्लस 9,000 प्लस 19,000 प्लस 6,000, 74,000। 74,000 में से लेस कर देंगे 2,000, 12,000, 2,000, तो बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया 58,000, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग हमने पहले निकाल दिया, क्लोजिंग अभी आ गया। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ P&L, ठीक है, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग आ गया 53 और 58। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सोल ट्रेडर है इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। कौन से ईयर के लिए, 2017-18 के लिए। सबसे पहले ले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल,
क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, अभी निकाली हमने, ये रही 58,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 58,000। इसमें मैंने बोला था अगर ड्राइंग हो तो ऐड कर दो, हाँ ड्राइंग है बिल्कुल, और उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग्स कितनी है देखो, ड्राइंग्स है हमारे पास यहाँ पर, ही ड्रो 16,000 ऑन, है ना, 16,000 का ड्राइंग किया है इसने, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 58 प्लस 16 कितना हो गया, 74। लेस हो जाएगा अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो, और बिल्कुल एडिशनल कैपिटल लेके आया है। कितना लेके आया एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल लेके आया है यहां पर 10,000 का, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो अब आ जाएगी हमारे पास एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आगे कितनी, 64। अब इसमें से लेस क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर से देखेंगे, वो है 53,000 की, ये रही देखो 53,000, वो लेस कर दो। तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव, 64 माइनस 53, 11,000। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। बोलो जी, आया समझ में। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 11,000। सिंगल एंट्री सिस्टम इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और पूछा जाता है कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इन दोनों का पता लगाते हैं। अब इन दोनों का पता कैसे हो सकता है, इन दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन में दे रखी हो, या फिर हम इन दोनों के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ओपनिंग के लिए ओपनिंग वाला और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग वाला। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर हमको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं होती है, तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड जतिन। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, और इसका फॉर्मेट क्या होता है वो हमने अच्छे से सीख लिया है, और इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी होते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। उस क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या बोलता है, हमें पूछा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, P&L अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, यानी कि पूरे के पूरे हमको फाइनल अकाउंट पूछ लिए जाते हैं। अब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये तीनों ही पूछ ली जाती है, या कई बार ट्रेडिंग और P&L पूछ लिया जाता है, बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बट हमको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट पूछना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता है क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। उस जीपी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L में, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये तो आपको पता ही है, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैंने पूरा अच्छे से करा रखा है ना। अब यहाँ होगा क्या, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज आती है, सेल आती है। अब आपको परचेज और सेल नहीं दे रखी है, तो उसके लिए हम फिर डेटर अकाउंट बना देंगे। डेटर अकाउंट आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले हमने जो चैप्टर किया था सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, उसमें मैंने बोला था कि डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट आपकी बहुत काम आएंगे, बोला था ना, हर चैप्टर में काम आते हैं, तो यहाँ काम आ जाएंगे। तो डेटर अकाउंट से काफी सारी चीजें निकल सकती है। अगर डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, तो वो निकाल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं, क्रेडिटर अकाउंट से ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल्स निकाल सकते हैं, कैश बैलेंस निकाल सकते हैं, कैश अकाउंट बना करके। तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट हमको बनानी है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो मिसिंग होगी।
वो मिसिंग चीजें हम अलग अलग अकाउंट बना करके कैलकुलेट करेंगे, उनका पता करेंगे। तो वो सब कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सर क्वेश्चन में ये बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ये बनाओ, तो ये अभी आगे समझाऊंगा ऐसे करना है। और अगर ओनली प्रॉफिट पूछे तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल के स्टेटमेंट ऑफ P&L बना करके आप प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। ठीक, 1 अप्रैल 2018 की बात है। ठीक है, अप्रैल 1 2018, अप्रैल 1 2018 को क्या हुआ, लक्ष्मण कमेंस्ड हीज बिजनेस, मतलब लक्ष्मण नया बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा है। तो ये स्टार्टिंग हो गई बिजनेस की और स्टार्टिंग हो गई हमारे फाइनेंशियल ईयर की। अब अप्रैल में ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा काउंटिंग पीरियड होगा 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, यानी कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा करंट ईयर है और इसकी हमको अकाउंटिंग करनी है। ओके, और बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वो कितने से कर रहा है, 10 लाख रुपीज की कैपिटल से कर रहा है। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ओपनिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन दैट इज 10 लाख, तो हम यहां पर लिख देते हैं बेटा। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और क्या दे रखा है हमको, 1 अप्रैल 2017 की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। और ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमको, 10 लाख रुपए। ठीक है, ओके, आगे क्या बोला हुआ है, ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर, उसके बाद उसने उसी दिन फर्नीचर परचेज कर दिया 3 लाख रुपए का, क्योंकि इसके पास 10 लाख रुपए थे ही केप्ट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन ये जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता था वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से नहीं रखता था, सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रखना था। तो इसको प्रॉब्लम तो आएगी ही, इसको पता करना होगा कि इसका प्रॉफिट कितना है वगैरह वगैरह, जो पूछेगा हम कैलकुलेट कर देंगे। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब क्या क्या है आपको क्वेश्चंस में, सेल दे रखी है, लेकिन सेल्स कौन सी दे रखी है इसमें बेटा, सेल्स हमको टोटल सेल्स दे रखी है। कौन सी सेल्स है, टोटल। टोटल सेल का मतलब हो गया इसमें कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार और कैश का मतलब हो गया नकद। तो कैश सेल कितनी है, 7 लाख, टोटल कितनी है 17, तो उधार कितनी होगी 10 लाख, सिंपल। ओके, ऐसे कैसे आपको टोटल परचेज दे रखी है, टोटल परचेज कितनी है 15 लाख की, और उसमें से कैश परचेज कितनी है 4 लाख की, तो 11 लाख रुपए की क्या हो गई आपकी उधार परचेज, यानी कि क्रेडिट परचेज। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कुछ खर्चे हैं जो हमने कैश में पे किए हैं 70,000 रुपए के। बैड डेब्ट्स है, यानी कि जब हमने उधार सेल करी थी उसमें से कुछ पैसे डूब गए, वो 5,000 के हैं। ड्राइंग कराया लक्ष्मण ने, कैश में से पैसे निकाले कितने 1,20,000। सैलरी पे करी है इन कैश में हमने कितनी 2,45,000। अब आगे और कुछ दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है। लक्ष्मण टू क्लॉथ विथ 5,000 फॉर हिज शॉप फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने क्या किया अपनी दुकान से 5,000 रुपए के कपड़े पर्सनल यूज के लिए निकाल दिए। तो इसने ड्राइंग 2 तरह की करी है, एक तो ड्राइंग करी है कैश में, कैश का मतलब समझ गए आप, पैसे निकाल के ले गया, वो ऊपर रहा यहाँ पर 1,20,000 रुपए ये रहे। ठीक है, और इसके अलावा एक ड्राइंग और करिए, उसमें क्या करा, इसके कपड़े का बिजनेस है तो कुछ कपड़े अपने घर पे ले गया घर के यूज के लिए, तो 5,000 रुपए की ड्राइंग वो हो गई। ओके, एंड गेव 20,000 रुपीज टू हिज सन आउट ऑफ फर्म फॉर कैश, और इसके अलावा 20,000 रुपए अपने सन को भी दे दिए, अपने बच्चे को दे दिए, बेटे को दे दिए कि ले जा बेटा, तो ये भी पर्सनल यूज हो गया। तो इसका मतलब 20,000 रुपए कैश में जो निकाले वो भी ड्राइंग है। तो एक 20 की ड्राइंग यहाँ कैश में, 20 की यहाँ, तो कितनी हो गई 140, और इसके अलावा 5,000 रुपए कपड़े निकाल दिए तो 145, यानी कि 1,45,000, 1,45,000 की उसने ड्राइंग करी है। ओके, आगे लिखा हुआ है, और इन सब चीजों को उसने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 19 नहीं होगा इधर 18 होगा, क्योंकि 17 में ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, कि 18 में हो रहा है, 18 में हो रहा है, सॉरी 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हो रहा है तो 19 में खत्म हो जाएगा। मैंने इधर 17 लिख दिया गलती से, सॉरी 18 है, ठीक है, 18 में स्टार्ट हो रहा है तो 19 में हमारा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो क्या हो जाएगा 18-19, ठीक है, 17 पता नहीं कहां से आ गया, 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हो रहा है तो 19 में मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब पूछा क्या है कि भैया जब हमारा ईयर
एंड होगा 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, तो उस दिन इसके डेटर कितने हैं 5,65,000 के डेटर है। डेटर मतलब कौन से डेटर हो गए बेटा, ये क्लोजिंग डेटर है। कौन से डेटर हो गए, क्लोजिंग डेटर। और उसी दिन के क्रेडिटर भी दे रखे कितने 3,60,000 के, और उस दिन का स्टॉक भी दे रखा कितना 6,50,000 का, 6,50,000 रुपए का उस दिन का स्टॉक भी हमको दे रखा है। ओके, और क्या, फिर उसने पूछा है हमको, यहां देखो, सो द रेक्टिफाइड कैश बुक, आपको एक कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, डेटर अकाउंट बनाना है, आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, और उसके साथ में आपको ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। कब, 31 मार्च 2019 को जब ईयर एंड होगा उस दिन। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लिया, पीएनएल अकाउंट पूछ लिया और बैलेंस शीट पूछ ली। अब इन तीनों को बनाने में जो जो दूसरे अकाउंट हमको हेल्प करेंगे वो भी बनाएंगे, वो डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट इसने खुद ने बोल दिया, अगर नहीं भी बोलता तो भी बनाते। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट बना देता हूं, तभी उसी से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो यहां बना देता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, और इसके नीचे बना दूंगा बैलेंस शीट, या इसके अगले पेज पे भी बना देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब ट्रेडिंग पीएनएल का बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सबको ही पता होगा, है ना। तो यहां बना देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दोनों साथ में बना रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये क्रेडिट साइड, ये हो गई आपकी डेबिट साइड, यहां आ गया पर्टिकुलर, यहां आ गया रुपीज, यहां आ गया पर्टिकुलर, यहां आ गया रुपीज। तो यहां तक ट्रेडिंग हो जाएगा, नीचे वाला पीएनएल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं बैलेंस शीट भी बना देता हूं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ताकि जो जो चीजें जहां जहां होगी मैं उसको वहां लिखता जाऊंगा। बैलेंस शीट हमेशा पूरे साल की नहीं बनती है, ईयर एंड की डेट पे बनती है ना, इसलिए बैलेंस शीट पे हम लिखते हैं एज ऑन। और ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, रुपीज, यहां आ जाएगा लायबिलिटीज, और यहां आ जाएगा एसेट्स। चलिए अब शुरू से लिखना स्टार्ट करते हैं, चीजें वैसे वैसे धीरे 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 निकलती जाएगी और ये सब बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। कहां से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहां से, सेल्स से। सेल्स कितने की है, सेल्स है टोटल हमारी 17 लाख की। अब ट्रेडिंग अकाउंट में तो भले ही उधार सेल्स हो और चाहे कैश सेल्स हो, दोनों ही आएगी। तो सेल्स कितनी है 17 लाख की। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो पता ही होगा, इधर आता ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और उसके नीचे क्या आता है परचेजेस, ठीक है, उसके नीचे क्या आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कुछ होंगे जो कि गुड्स को परचेज करने और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर सारे यहां आ जाएंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका सेल्स, और इधर आ जाएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको कंफर्म पता है कि ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। कैसे पता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ही इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो पिछले साल बिजनेस था ही नहीं, तो पिछले साल कुछ क्लोजिंग हो गई नहीं, तो ओपनिंग कहां से आएगा। बिजनेस खुद अभी स्टार्ट हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। सेल्स अभी हमने देखी कितनी है 17 लाख की, और हम टोटल सेल्स ही लेते हैं, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, टोटल सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अगर सेल्स रिटर्न हो तो लेस कर देते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो टोटल सेल्स कितनी है 17 लाख, वो आ जाएगी यहां पर 17 लाख। ओके जी, फिर आती है हमारी परचेज भी टोटल आती है कितनी 15 लाख रुपए, क्रेडिट प्लस कैश, तो यहां आ जाएगी परचेज 15 लाख। उसके बाद में हमको कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं यहां पर, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसलिए मैं इनको पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा। ये कितने हैं 17,000, ये दोनों हो गया 70,000 रुपए। तो पीएनएल अकाउंट हमारा कहां से, मान लेते हैं यहां हमारा ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके नीचे यहां हम पीएनएल अकाउंट बना देंगे। तो यहां लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 17,000 यानी 70,000।
ओके जी। नेक्स्ट आ रहा हमारा फिर बैड एप्स। बैड एप्स जो है बेटा, जो बैड एप्स होता है वो कहाँ जाता है, वो डेटर अकाउंट के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, डेटर अकाउंट के अंदर जाता है, और इसके अलावा पीएनएल में भी जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे बैड एप्स 5000 के, बैड एप्स। ओके। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग जो करी है लक्ष्मण ने, कैश में कितनी करी है, 1,20,000। तो ये ड्राइंग पता है क्या होता है, कैपिटल में से लेस होती है बेटा। कहां से लेस होती है, कैपिटल में से। जो ओपनिंग कैपिटल होगी ना, और ओपनिंग कैपिटल हमको पता है कितनी है, यहां पे पता है, वरना पता नहीं होती तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता, लेकिन मुझे पता है। यहां पर कैसे पता है, ये देखो, ये रही क्वेश्चन में शुरू में ही बोला हुआ था कि ये बिजनेस कितने से स्टार्ट कर रहा है, 10 लाख से। तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। तो ओपनिंग कैपिटल हमको पता है यहां पर कितनी है, 10 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है। और आपको पता है और आपको इतना पता ही होगा क्योंकि आपने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में सीखे होंगे, क्लास 11 12 में भी सीखे होंगे, और मैंने भी फुल करा रखा है। तो उसके अंदर जो हमारा ड्राइंग होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। तो ड्राइंग अभी 3 तरह की ड्राइंग है। अभी मैंने कितनी कैश में करी है, 1,20,000। तो एक तो वो लिख दिया, 1,20,000। ओके, और ड्राइंग आएगी तो लिख दूंगा। उसके बाद ये ड्राइंग हो गया 120। उसके बाद में है सैलरी पेड इन कैश। अब सैलरी तो पीएनएल अकाउंट में जाएगी, 2,45,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 2 सैलरीज। वेजेस होती तो ट्रेडिंग में जाती, सैलरी तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, 2,45,000। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं और पीएनएल में इनडायरेक्ट जाते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग मैंने पूरा कवर किया था। अब उसको यहाँ नहीं करेंगे, है ना, ठीक है, और यहाँ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए। अब आगे क्या है, लक्ष्मण टू क्लोथ 5,000। देखो, लक्ष्मण अगर कैश की ड्राइंग कर रहा है तो कैश कम हो गई, और अगर लक्ष्मण गुड्स ले जा रहा है तो गुड्स कम होगा, है ना। तो गुड्स कम कहां से होगा, वो यहां से होगा। जो आपकी परचेजेस है ना, कितनी है, 15 लाख रुपीस की, 15 लाख रुपए की। हाँ, उसमें से अगर कोई भी ड्राइंग हो गई गुड्स की तो वो लेस कर देंगे। इसने ड्राइंग गुड्स की करी है, कैश की ड्राइंग यहां से लेस नहीं होगी, यहां से लेस होगी जो ड्राइंग उसने गुड्स की करी है, माल की करी है। वो कितना आ गया, 14,95,000 यहां बाहर आ जाएगा। और ये 5,000 जो ड्राइंग करी है ना, ये यहां से तो लेस होगी, इसके अलावा कैपिटल में से भी होगी। यहां जैसे कैश की ड्राइंग जो होती है ना, वो कैश में से तो लेस होती है, यहां भी होती है। तो गुड्स वाली वहां तो होगी, यहां पर भी होगी। ओके, और क्या, और फिर हमको दे रखा नीचे यहां पर उसके अलावा उसके बेटे ने जो है ना, यूज एंड गेव 20,000 टू हिज सन आउट ऑफ फर्म्स कैश। और उसने 20,000 रुपए फर्म की कैश से निकालकर अपने बच्चे को भी दे दिए, देखो, तथा फर्म की रोकड़ में से 20,000 अपने पुत्र को भी दिए। भाई क्यों दिए पुत्र को तुम, ये तो ड्राइंग हो गए, पुत्र को थोड़ी दे सकते हैं। यस, तो ये ड्राइंग तो यहां से लेस हो जाएगी, कितनी, 20,000। तो देखा जाए तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, टोटल ड्राइंग आ गई, मैंने पहले ही बोला था 1,45,000 की। वो ओपनिंग कैपिटल में से क्या हो जाएगी, लेस। तो ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग लेस होती है, चाहे वो ड्राइंग आपने कैश में करी हो, चाहे आपने गुड्स में करी हो, चाहे आपने कोई एसेट ले गए हो, कोई भी किसी भी प्रकार की ड्राइंग होगी, यहां से तो होगी लेस। लेकिन अगर गुड्स का ड्राइंग है तो गुड परचेज में से भी लेस होगा, कैश का ड्राइंग कैश में से लेस होगा। मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो देखना वहां ड्राइंग आएगी, कौन सी, कैश वाली। ओके, आई होप अच्छे से आया होगा यहां तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। क्लोजिंग बैलेंस किसके दे रखे हैं, एक तो डेटर के दे रखे हैं। तो क्लोजिंग डेटर कहां चले जाएंगे, क्लोजिंग डेटर चले जाएंगे आपके यहां बैलेंस शीट के अंदर। डेटर्स कितना, 5,65,000। ओके, और आपके और क्या दे रखा है, और दे रखा है क्रेडिटर क्लोजिंग वाले। तो क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है 3,60,000, और डेटर एसेट होती है तो एसेट साइड में लिख दिया। और देखते हैं और क्या है, और दे रखा है बेटा आपको यहां पर स्टॉक। कौन सा स्टॉक दे रखा है, 31 मार्च 2019 का, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, 6,50,000 रुपए है। एक तो जाएगा यहां, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में इधर 6,50,000 क्लोजिंग स्टॉक, और इसके अलावा एक क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा यहां एसेट्स में भी, ये भी क्लोजिंग स्टॉक होता है 650 एसेट्स। तो यहां तक तो हमारा मामला लगभग हो गया है।
अब हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमको और कोई एसेट है क्या, हाँ और एसेट है, कहाँ है, एक तो ये रही साफ साफ, ये देखो ये रही, हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, कितने का खरीदा था, शुरू में ही खरीद लिया था, 3 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया था, तो वो फर्नीचर तो पड़ा ही होगा ना हमारे पास में, यस, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, अगर क्वेश्चन बोलता तो मैं डेप्रिसिएशन भी लगाता, बट क्वेश्चन ने बोला नहीं है तो मैं सीधा इधर फर्नीचर लिखूंगा 3 लाख रुपीज का, और अगर क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के बारे में बोलता तो मैं यहाँ 3 लाख लिखता, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन करता और वो डेप्रिसिएशन पीनल अकाउंट में भी जाता, बट डेप्रिसिएशन का बोला नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ओके, और कौन सी एसेट है सर, और एसेट किसकी होनी चाहिए, एक तो कैश की एसेट होनी चाहिए भैया, कैश कितना, तो सर कैश का तो हमें पता ही नहीं है, तो बनाओ कैश अकाउंट, भाई हमारे पास कैश भी तो पड़ा होगा, तो वो कितना पड़ा है, तो उसके लिए कैश अकाउंट बनाओ, लेकिन कैश अकाउंट बनाने से भी पहले हमें एक चीज चाहिए, क्या, वो हमें ये चाहिए कि क्या हमने कुछ डेटर को पेमेंट किया, या डेटर से तो पैसा मिलेगा और क्रेडिटर को कुछ पेमेंट किया, वो तो पता ही नहीं है, तो कैश अकाउंट कैसे बनाओगे, कैश में आप कैश सेल लिख दोगे, कैश परचेज लिख दोगे, ओपनिंग जो कैपिटल आई थी वो लिख दोगे, ड्राइंग जो कैश में किया वो लिख दोगे, लेकिन इसके अलावा डेटर से भी तो कुछ पैसा मिला होगा और क्रेडिटर को भी तो कुछ पेमेंट किया होगा, हाँ वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमें डेटर और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो आइए पहले मैं डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के बता देता हूं आपको, यहां बना देते हैं हम डेटर और क्रेडिटर अकाउंट, ये छोटा सा डेटर अकाउंट और उसके नीचे छोटा सा क्रेडिटर अकाउंट। अब इसको ध्यान से समझना, ये डेटर और क्रेडिटर अकाउंट लगभग आपके हर क्वेश्चन में बनेंगे ही बनेंगे, कई बार परचेज सेल नहीं दे रखी होगी, कई बार क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखे होंगे, तो ये हो गया आपका डेटर अकाउंट, और यहां दे रखा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा लाइट वगैरह चली जाए और क्लास बीच में बंद हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि 2 घंटे से तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, आज सुबह भी हुई थी और अभी स्टार्ट हो गई है वापस से, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बाहर अंदर तक आवाज़ आ रही है, जिसमें भी स्टूडियो पूरा पैक है। ओके ठीक है, अब देखो आपको पता है कि डेटर जो है वो क्या होती है, एसेट होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, बैलेंस BD, हमने सेल्फ एंड सेक्शनल लेजर वाला चैप्टर करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में डेटर का ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता। अब बोलोगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ईयर ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो ओपनिंग कोई डेटर थे ही नहीं, पिछले साल किसी को बेचा ही नहीं, हमारा बिजनेस ही इसी साल स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ओपनिंग डेटर नहीं है और ओपनिंग क्रेडिटर भी नहीं है, और ओपनिंग क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आते हैं क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, तो ये तो है नहीं। हाँ, क्लोजिंग वाले हमको दे रखे हैं। अब आपको याद है ना, अगर डेटर बढ़ेंगे कब, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, याद है ना, कम कब होंगे, जब उनसे पैसा मिलेगा या बैंक से या चेक से या BR मिल जाएगा, याद है, या फिर बैड डेब्ट्स हो जाएंगे या सेल्स रिटर्न हो जाएगा, याद है ना वो सब, फिर आएंगे क्लोजिंग डेटर, याद है। ऐसे कैसे, इसमें क्रेडिटर में कब क्रेडिटर बढ़ेंगे, जब क्रेडिटर परचेज हो जाएगी, और भी कुछ पॉइंट थे, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, इसलिए वो चैप्टर मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट परचेज कम कब होंगे, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे या बैंक या बिल्स पेबल दे देंगे। बढ़ेंगे कब, और कम और कब होंगे, जब परचेज रिटर्न हो जाए, अगर उधार वाली, याद है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस, तो डेटर और क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस हमको दे रखे हैं, हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखे भी है, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखे थे। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 5,65,000, तो यहाँ आ जाएगा 5,65,000, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी ये लिखा हुआ, देखो मैंने लाइबिलिटी साइड में लिखा था 3,60,000 रुपये, ये क्वेश्चन में दे रखे थे 3,60,000। और तो और आपको क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है क्वेश्चन में, बताऊं, ये रही, देखो शुरू में मैंने बताया भी था, ये आगे काम आएगी। ये देखो टोटल सेल्स थी, उसमें टोटल सेल कितनी थी, 17 लाख रुपए की, उसमें से कैश सेल कितनी है, 7 लाख रुपए की, तो क्रेडिट कितने की हो गई, 10 लाख रुपए की। भाई टोटल 17 लाख का माल बेचा, उसमें से नकद यानी कि कैश में बेचा 7 का, तो उधार कितना हो गया, 10 का, बस। तो यहां हो जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स कितनी, 10 लाख रुपए की। कैसे आई, 17 लाख की टोटल है, उसमें से कैश कितनी है, 7 की, तो उधार कितनी हो गई, 10 की। ऐसे कैसे यहां पे आपको दे रखी है क्रेडिट टोटल परचेज, टोटल परचेज है 15 की, उसमें से कैश कितनी है 4 की, तो उधार कितनी की होगी, 11 की।
वो हम यहाँ लिख देंगे। क्रेडिटर के अंदर परचेज यहाँ आती है, परचेज टोटल कितने की है 15, कैश कितनी है 4, तो उधार कितने की हो गई 11 लाख की। इसके अलावा हमको एक बैड डेप्स भी दे रखा था, आपने देखा होगा, ये देखो ये बैड डेप्स भी दे रखा था, बैड डेप्स, ये रहा बैड डेप्स, कितना दे रखा था 5000 का। तो 5000 का बैड डेप्स जो है वो डेटर अकाउंट के अंदर आता है क्योंकि उससे डेटर कम होते हैं। ये देखो ये रहा बैड डेप्स 5000। इसके अलावा ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, और इधर हमको ये परचेज रिटर्न नहीं दे रखा। अब एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सेव कर लेता हूं उसको मैं। हाँ, अब चीज ध्यान रखना इधर, ये देखो क्या क्या ध्यान रखना सर, ध्यान ये रखना है कि अब इन अकाउंट को क्लोज करो। अब इन अकाउंट को जब क्लोज करेंगे ना, हाँ, कि भैया टोटल सेल्स कितने की करी थी, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देना। तो टोटल सेल्स करी थी 10 लाख रुपए की, उसमें से 5000 के डूब गए, और टोटल सेल्स 10 लाख की करी थी ना, उसमें 5000 रुपये डूब गए। तो अभी भी हम कितने मांगते थे 9,95,000 रुपये, लेकिन अभी क्लोजिंग में देखा तो केवल कितना मांगते हैं 5,65,000 रुपये। तो बाकी उन्होंने हमें पैसा दे दिया। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कि भैया उनसे हमें कितना कैश रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ आ जाएगी टोटल 10 लाख, तो उनसे हमें पैसा मिल गया 4,30,000 रुपये। अच्छा, क्रेडिटर को कितने देने थे 11 लाख रुपए देने थे, लेकिन लास्ट में देख रहे हो तो केवल 360 ही देने हैं। इसका मतलब बाकी पैसे हमने दे दिए। तो कितने दे दिए, तो 11 लाख माइनस 360, तो हमने दे दिए 7,40,000 रुपये। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। बस यही हमारे काम आएगा, अभी यही हमारे क्या आएगा बेटा, काम आएगा। ठीक है, इसकी टोटल होगी 11 लाख रुपए, यानी कि इतना हमें डेटर से मिला और इतने हमने क्रेडिटर को पेमेंट किए। तो ये हमारा कैश अकाउंट में काम आएगा। देखो मैं कैश अकाउंट बनाता हूं यहां पर नीचे। बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, कैश बनेगा, क्योंकि बैंक का कोई नाम ही क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो कैश अकाउंट, कैश एक एसेट होती है, तो डेबिट और क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर, कैश बढ़ेगी तो डेबिट में, कैश कम होगी तो क्रेडिट में। शुरू में कैश कहाँ से आई, इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल आई थी कितने लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। उसके बाद हाथों हाथ हमने फर्नीचर परचेज कर लिया था, कितने का, बाय फर्नीचर हमने परचेज कर लिया था 3 लाख रुपए का, याद है। हाँ, उसके अलावा और क्या किया तो मैं यहां बताता हूं। देखो आप यहां देखो, हमने और क्या किया, और हमने कैश सेल्स करी। कैश सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा कितना, 7 लाख। अच्छा जी, हमने कैश सेल्स करी, तो कैश सेल्स कितनी करी, 2 कैश सेल्स 7 लाख, तो पैसा आएगा। तो कहां लिखेंगे, डेबिट में 7 लाख रुपए। और क्या किया, और हमने जो है कैश परचेज भी करी थी। कैश परचेज कितने की करी थी, 4 लाख रुपए की। तो कैश परचेज से तो पैसा जाएगा, यस, तो क्रेडिट में बाय कैश परचेज 4 लाख रुपए। और क्या किया सर, और भी बहुत कांड किए। देखो इधर मतलब ट्रांजेक्शन किए, क्या किया, देखो सन्ड्री खर्चे पे किए, कैसे, कैश में पे किए, कितने, 70,000 रुपए के। तो यहां आ जाएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंस 70,000। ओके, और क्या किया, और भी देखो कुछ ड्राइंग वगैरह भी करी थी हमने और कुछ ड्राइंग वगैरह भी करी थी। ये देखो यहां पर, ये देखो बैड डेब्ट्स तो कैश में होते नहीं है। हाँ, ड्राइंग करी थी लक्ष्मण ने कैश में, कितनी, 1 20 की, और 20,000 अपने बेटे को भी दिए थे। ये देखो, तो 1 20 और 20 कितने हो गए, 1,40,000। 1,40,000 की तो क्या कर ली इसने, ड्राइंग कर ली थी। तो बाय ड्राइंग, एक तो 1 20 करी और 20,000 अपने बेटे को दे दिए। वो 5,000 यहाँ नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो गुड्स हैं, वो तो परचेज में से लेस होगा, कैश में से लेस नहीं होगा, कैश में से कैश लेस होगा। यस, फिर और क्या किया, और भी हमने काम किया। क्या किया, सैलरी पे करी कैश में, कितनी, 2,45,000, तो ये भी कैश में पे करी। ओके, और क्या किया सर, और भी बताता हूं, क्वेश्चन में देखो। और बेटा यहां पर कैश के बारे में हमको कुछ भी बोला हुआ नहीं है, लेकिन हमको बैलेंस शीट के अंदर देखोगे ना बेटा, देखो इधर बैलेंस शीट के अंदर देखोगे ना इधर, तो हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग कैश बैलेंस चाहिए। लेकिन हमने क्लोजिंग कैश बैलेंस के लिए हमने डेटर से कुछ पैसे लिए थे, तो उधार बेचा था ना उन्होंने, 4,30,000 रुपए हमें दिए हैं।
तो ये तो डेटर से रिसीव हो गया, यस, तो ये कैश अकाउंट में यहाँ दिखा देंगे, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 430, और क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया वो यहाँ आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स, कैश कम हो जाएगी। क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया हमने, क्रेडिटर को पेमेंट किया 7,40,000, ये यहाँ आ जाएगा 740, इसलिए मैंने डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाया। अब अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ की टोटल करी तो कितनी आ गई, 10 लाख प्लस 7 लाख प्लस 4,30,000, तो ये हो गया 21,30,000। उसमें से लेस कर दो 3 लाख, 4 लाख, 70,000, 140, 245 और 740, तो ये आ गया 2,35,000 रुपये, 2,35,000। ये क्या आ गया, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमको कहाँ चाहिए था, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर चाहिए था। एसेट्स में एक ही चीज़ कम पड़ रही थी कि क्लोजिंग कैश कितना, वो है 235, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,35,000 रुपये। कहाँ पर, यहाँ पर 235। अब बैलेंस शीट पूरी तैयार है, लेकिन बैलेंस शीट में एक चीज़ चाहिए हमको, क्या, नेट प्रॉफिट। वो कहाँ से आएगा, ट्रेडिंग और P&L से आएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इधर का टोटल कितना है, 17 लाख प्लस 6,50,000, इधर का टोटल है 23,50,000। उसमें से लेस कर देंगे हम ये 14,95,000, तो हमारा GP आ गया 8,55,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर में। और ये GP जो है वो नेट ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा P&L में, इधर क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 8,55,000। अब आप 8,50,000 में से ये सब लेस कर दो, 70,000, 5,000, 2,45,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट 5,35,000। और ये नेट प्रॉफिट जो है बेटा, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट की अंदर, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 5,35,000। ये रही बैलेंस शीट, यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा 535। अब 10 लाख है ना, हाँ, उसमें से ड्राइंग लेस कर दो 1,45,000 और नेट प्रॉफिट ऐड कर दो 5,35,000, तो ये आ गया 13,90,000 रुपये। अब दोनों साइड की टोटल कर दो, वो इक्वल आ गई, तो हमारा आंसर सही है, वरना इनकरेक्ट है। तो आ गया 17,50,000 इधर लाइबिलिटी साइड में, इधर देख लेते हैं 235 प्लस 565 प्लस 6,50,000 प्लस 3 लाख, 17,50, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने आपको PDF भेजा है उसका, इसमें लिखा हुआ है, यस सबमिट यू द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू हिज बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। देखो ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018, तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर है, यानी कि हमारा ईयर जनवरी 18 में स्टार्ट हुआ और दिसंबर 18 में खत्म हो रहा, तो कैलेंडर ईयर है 2018। ओके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, शुरू में बोल दिया, ये यस के हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2018। तो ये तो ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे आ रही है, उसको ध्यान से देखना बेटा, वो ये रही है। मैं पेन भी चेंज कर लेता हूं इसके लिए। ये बोल रहा है एनी डिफरेंस इन कैश बैलेंस एज्यूम टू बी ड्राइंग। देखो इसका मतलब हमको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर उसके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आता है, कैश का ओपनिंग यानी कि 1 जनवरी का बैलेंस और 31 दिसंबर का बैलेंस जो कैश और बैंक का, उसमें कोई भी डिफरेंस होता है तो वो ड्राइंग होगा। ओके, आपको नीचे बहुत सारी चीजें रखी है, कैश पेड इनटू बैंक दे रखा है, प्राइवेट डिविडेंड दे रखा है, प्राइवेट पेमेंट दे रखा है यानी कि ड्राइंग हो गया, पेमेंट ऑफ गुड्स दे रखा है यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स और आउट ऑफ बैंक से किया है, आउट ऑफ चेक से किया है, जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं, कैश रिसीव्ड बाय डेटर से, वेजेस, डिलीवरी एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग, और उसके बाद में आपको एसेट और लाइबिलिटी भी दे रखी है। एसेट आपको ओपनिंग भी दे रखी है, क्लोजिंग भी दे रखी है, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला हुआ, ओनली बोला हुआ ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ। इसका मतलब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ओपनिंग डेटा दे रखा है, स्टॉक का, बैंक का, कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का, इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे रखा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर देनी है, और उसके बाद में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें निकलती जाएगी। ओके, तो फर्स्ट तो फॉर्मेट, तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, ऊपर लिख देंगे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कैलेंडर ईयर है ना, तो मार्च में ईयर एंड नहीं होगा। ये क्रेडिट हो गया, डेबिट साइड हो गई, पर्टिकुलर हो गया, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, और नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं हम बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो ये हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। यहाँ रुपीज एसेट्स, रुपीज लायबिलिटीज, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग भी बनेगी। ओपनिंग क्यों बनेगी? क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल की मदद से ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, यानी कि 31 दिसंबर 2017 की क्लोजिंग, 1 जनवरी 2018 की ओपनिंग। ठीक है, एक ही बात है। सो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018, वही यहाँ पर एसेट्स, फॉर्मेट तो वही रहेगा, यहाँ रुपीज, यहाँ आ जाएगी लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले तो मैं यही काम कर लेता हूँ। देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं ना, उनको लिख देता हूँ। देखो क्या क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000, 20,000 का। तो ओपनिंग में लिख देता हूँ 20,000 का स्टॉक। स्टॉक एसेट साइड में आता है। स्टॉक जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपको पता है ऊपर कैश और बैंक आता है। कैश और बैंक भी दे रखा है, ये रहा ओपनिंग बैंक बैलेंस, ये रहा कैश बैलेंस, 8,000 और 300। तो कैश बैंक 8,000 और यहाँ आ जाएगा 300। नेक्स्ट, डेटर दे रखे हैं हमको 14,000 के, क्रेडिटर दे रखे हैं 27,300। डेटर कितने के हैं? 14,000 के। पहले डेटर्स लिख देते हैं ओपनिंग वाले 14,000, और फिर हमको क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, और वो कुछ थे 27,300, 27,300। ओके, फिर और क्या दे रखा है? और दे रखा है हमको यहाँ पर लास्ट में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 50,000 के। ओके, 50,000 के इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ना बेटा, तो इधर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। कैसे आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर से। ओके जी, तो वो देखेंगे, और कुछ आएगा तो लिख देंगे। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। अब ये क्लोजिंग वाले तो हम लिख ही देंगे, आप बोलो तो अभी भी लिख दूं मैं। स्टॉक कितना है? 15,000, पर मैं सोच रहा हूँ बाद में लिख देंगे इसको, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो डेटा है इसको कर लेते हैं। अब इसने ये जो बोला ना, एनी डिफरेंस इन कैश बैलेंस इज एज्यूम टू बी ड्राइंग। अगर कैश बैलेंस में कोई भी डिफरेंस आएगा तो वो ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है, ये देखो, रोकड़ शेष में आने वाला कोई भी अंतर आहरण माना जाएगा। आहरण का मतलब होता है ड्राइंग। तो रोकड़ शेष में अंतर कैसे पता चलेगा? जिसमें हमको कैश और बैंक के दोनों के बैलेंस दे रखे हैं, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देते हैं, सबसे सिंपल। तो चलिए हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उससे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो आइए यहाँ बना देता हूँ मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने कहाँ बनाना सीखा था? कौन से चैप्टर के अंदर? एनपीओ के अंदर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग करते थे उसमें सीखा था। तो बस वही काम आएगा आपका यहाँ पर। तो अकाउंटेंसी में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, इसलिए सारे चैप्टर अच्छे से करने चाहिए, है ना।
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 रुपीज़। ये क्रेडिट साइड है, यहाँ आएंगे पेमेंट्स, ये रुपीज़, ये डेबिट साइड है तो यहाँ आ जाएंगे रिसिप्ट्स। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी, ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने कराया था आपको। इसमें कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों अलग आएगा। अच्छी बात ये है कि ओपनिंग कैश और बैंक के बैलेंस हमको दे रखे हैं, ये रहे देखो नीचे ही, अभी हमने ओपनिंग वाला लिखा भी था, ये देखो ओपनिंग का कैश और बैंक बैलेंस हमको दे रखा है बेटा। बताऊँ, ये रहा देखो यहाँ पे, ये रहा बैंक, ये रहा कैश। बैंक है 8,000 और कैश है 3,000, 1 जनवरी का दे रखा है ना, मतलब ओपनिंग है तो 8,000 और 300, कैश है 8,000, बैंक है 300, तो टोटल हो गया 8,300। ये ओपनिंग बैलेंस आ गए। अब कोई बोलेगा सर क्लोजिंग भी तो दे रखे हैं, तो चलो क्लोजिंग भी लिख देते हैं। बैंक और कैश देख लो, बैंक और कैश ये रहे, बैंक का क्लोजिंग 12,000 और अच्छा बैंक का 12 है, ओके उल्टा कर दिया था मैंने, और कैश का है 400। तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस नीचे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। पहले आ जाएगा कैश का जो कि है 400 और बैंक का जो कि है 12,000, तो टोटल आ जाएगा 12,400। ये 12,400 क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश और बैंक का और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको मैं सही कर देता हूँ। बैंक का 8,000 है और कैश का 300 है, ओके। टोटल तो 8,300 ही होगी। अब कितने रुपए आए वो रिसिप्ट साइड में, कितने गए वो पेमेंट साइड में, चाहे कि बैंक में चाहे कैश में, वो सब हम कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले है कैश पेड इनटू बैंक। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, चाहे करो नहीं करो एक ही बात है, तो इसकी मैं एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि ये तो वही बात हो गई, इस जेब से निकाले और इस जेब में डाले तो कहीं गए क्या, क्या लिखा हुआ है कैश पेड इनटू बैंक, कैश से पैसे निकाले बैंक में डाल दिए, बैंक में डाल दिए मतलब अपने अकाउंट में ही है ना। आपके पास में 1.5 लाख रुपए पड़े थे, आप जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा के आए, तो कहीं गए क्या, नहीं। हाँ, अगर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो, लेकिन हम तो यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक बना ही नहीं रहे हैं, तो इसका हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, ओके। फिर आता है बेटा प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू बैंक, मतलब कोई डिविडेंड मिला है हमको, कितना है 2,000 रुपए का, तो बैंक में आया तो डेबिट साइड में टू प्राइवेट डिविडेंड, बैंक में आ गए पैसे 2,000, ये लो, ओके। और क्या है फिर, ये प्राइवेट डिविडेंड हो गया, ये आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ बैंक, मतलब ड्राइंग करिए। प्राइवेट पेमेंट क्या होता है भैया, ड्राइंग। तो कोई बोले सर ऊपर वाले को ड्राइंग क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पैसा आया है, ये जा रहा है। प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ बैंक, बैंक से प्राइवेट पेमेंट किया है तो ड्राइंग है 26,000 की, तो पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स 26,000। नेक्स्ट आता है पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक। पेमेंट फॉर गुड्स का मतलब समझे ये क्या है, 1,22,000 जो दे रखा है ना, ये पेमेंट फॉर गुड्स है, मतलब आपने गुड्स परचेज किया और पेमेंट किया है। गुड्स परचेज किया और आपने क्या किया है, पेमेंट किया है। और नीचे दे रखा है, देखो बेटा बहुत कंफ्यूजिंग है ये, पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक। परचेज नहीं, उधार परचेज करी होगी और उधार परचेज करने के बाद में हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 1,22,000 का। कैसे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ देखो वापस, पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक, दोनों मिला करके कितना 1,60,000। तो देखो ये 1,60 जो है ना, इसमें 1,22 शामिल है, समझे कैसे। देखो पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, बैंक से कितना कर रहे हैं, बैंक से मतलब चेक से कर रहे हैं 1,22,000, और फिर मैं कह रहा हूं चेक और कैश दोनों मिला के कितना कर रहे हैं 1,60,000। तो 1,60 में चेक वाला कितना 1,22, तो पीछे जो बच गया लगभग 32 या 48 है ना। 1,60 में से 1,22 निकाल दो, 1,60,000 में से टोटल पेमेंट हमने 1,60 किया है क्रेडिटर को, उसमें से 122 तो चेक से किया है, तो कैश से कितना किया होगा 38,000, 38,000 रुपये। तो इसका मतलब ये जो 160 है ये 122 शामिल है इसके अंदर। तो टोटल पेमेंट तो हमने 1,60 किया ना, उसमें 1,22 चेक से है और 38,000 रुपीज़ है कैश से। लेकिन हमको उससे क्या मतलब, हमने टोटल पेमेंट कितना किया 1,60, तो वो 160 आ जाएगा इधर बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
1,60,000। ये वाला पॉइंट समझ में आया? प्लीज बताओ एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला है। पहले बोल दिया बैंक से इतना किया, फिर बोलता है कैश और बैंक दोनों मिला के इतना किया, तो मैं दोनों मिला के ले लूंगा ना, मुझे क्या मतलब अलग अलग करने से। ओके ना? यस। फिर आगे और गया, और फिर हमको दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस। भाई जनरल एक्सपेंस कितने पे किए? 4,600 के, 4,600। तो यहां कर देंगे बाय जनरल एक्सपेंस। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से मिले हैं 2,50,000, तो डेटर से मिलेंगे तो रिसिप्ट साइड में आएंगे। 2 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 250। ओके। नेक्स्ट है वेजेस पे किए, कितनी? 40,000। तो हम यहां कर देंगे बाय वेजेस 40,000। नेक्स्ट है डिलीवरी एक्सपेंसेस, कितने? 7,000। नेक्स्ट है रेट, रेंट एंड टैक्स 2,000। रेंट एंड टैक्स। नेक्स्ट है लाइटिंग एंड हीटिंग 1,000। अच्छा सर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं? इसमें तो हमको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है। बेटा इसलिए बना रहे हैं इस लाइन की वजह से। ये देखो ऊपर लिखी हुई थी, एनी डिफरेंस इन द कैश बैलेंस इज एज्यूम टू बी ड्राइंग। कैश बैलेंस में जो भी डिफरेंस आएगा वो ड्राइंग होगा। कहने का मतलब जब आप इसके डेबिट साइड की टोटल करोगे, देखो बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जब आप यहां पर टोटल करोगे, यानी ये टोटल रिसिप्ट है, तो टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई? 2,50,000 प्लस 2,000 प्लस 8,300, तो यह आ गया 2,60,300। ठीक है, अब उसमें से जो खर्चे हुए लेस कर दो। 26,000 ड्राइंग, 1,62,000 का क्रेडिटर, 4,600 का आपका जनरल एक्सपेंस, 40,000 का आपका वेजेस, 7,000 का डिलीवरी एक्सपेंस, 2,000 का आपका रेंट एंड टैक्सेस, और लाइटिंग एंड हीटिंग है 1,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए? 12,400, लेकिन यहाँ पर बच कितना रहा है? ये देखो 19,700। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ड्राइंग। तो इस ड्राइंग का पता करने के लिए ही हमने ये बनाया। और सर ड्राइंग का पता क्यों करेंगे? ड्राइंग का पता इसलिए करेंगे ताकि हम कैपिटल में से ड्राइंग को लेस कर सकें। तो इसमें से मैं 12,400 लेस करूंगा तो हमारा ड्राइंग का अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 7,300 बैलेंसिंग फिगर में। और अब यहाँ की टोटल भी आ गई 2,60,300। यानी कि एक तो ड्राइंग ये रहा 26,000 का, एक ड्राइंग ये रहा 7,300 का। तो 2 बार ड्राइंग किया है इसने, वो दोनों वाला ड्राइंग हम कैपिटल में से क्या कर देंगे? लेस। आया समझ में? ओके ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम यहां पे सबसे पहले आपको पता है क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ये तो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। फिर आएगा परचेजेस, इधर आएगा बाय सेल्स, और इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अच्छी बात ये है कि यहां पर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और उससे भी अच्छी बात ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये रहे, ये देखो ओपनिंग स्टॉक कितना? ये रहा स्टॉक। ओपनिंग है 20,000 और क्लोजिंग कितना है? 15। तो 20 और 15। अब बुरी बात, अच्छा 15 क्लोजिंग है, मैंने सेल्स में लिख दिया, सॉरी। बुरी बात ये है कि बेटा क्वेश्चन में हमने पूरा पढ़ा, डेटर से कितना मिला और क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया ये दे रखा है। डेटर और क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, लेकिन परचेज और सेल नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना दो। ओके, तो इसका मतलब अब हम बनाएंगे डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। तो यहां बना देते हैं नीचे, ये आ गया आपका डेटर अकाउंट, और इसके नीचे यहां बना देते हैं हम क्रेडिटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी।
कितने कितने ये रहे, ये रहा डेटर ओपनिंग 14,000, क्लोजिंग 20,000। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, डेटर से कैश में कितना पैसा मिला, डिस्काउंट, बैड डेट, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं दे रखा। हाँ, डेटर से कितना पैसा मिला ये रहा, डेटर से कितना मिला था, देखो रिसिप्ट साइड में लिखा था ना 2,50,000 रुपए, तो ये डेटर से मिले हैं तो इससे डेटर कम होते हैं। डेटर अकाउंट का तो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखाया था सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर वाले चैप्टर में। तो यहां आ जाएगा बाय कैश 250। तो इसका मतलब अब बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा और इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेल्स। इसका मतलब टोटल क्रेडिट सेल्स ही है, कैश सेल्स होगी नहीं। ये हो गया 270 में से लेस कर दो 14,000, 270 माइनस 14,000, 270 माइनस 14,000 करेंगे तो 2,56,000 ये आ गई आपकी सेल्स। और हमको सेल्स चाहिए थी ना, यस, कितनी आ गई 256, लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आ गए भैया 2,56,000। अब ऐसे कैसे क्या चाहिए, परचेज भी चाहिए, तो ये रहा क्रेडिटर अकाउंट बना दो। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD। अब आप देखो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं क्रेडिटर्स के, डेटर के जस्ट नीचे दे रखा है, ये देखो क्रेडिटर ओपनिंग है 27,300 और क्लोजिंग है 30,000, 27,300 और 30,000। परचेज तो नहीं दे रखी, परचेज रिटर्न या ऐसा बिल्स पेबल वगैरह कुछ नहीं दे रखा। हाँ, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था और वो बड़ा अटपटा भी दिया हुआ था ना। ये रहा क्रेडिटर को जो पेमेंट किया 1,60,000 का, इसमें 1,22,000 था बैंक से चेक से और 38,000 था कैश में, टोटल मिला के 160 जो मैंने समझाया था। तो ये क्रेडिटर को पेमेंट किया है 1,60,000 का। तो जो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक या कैश दोनों मिला करके, है ना, 160। इसमें बैंक कितना है 122, कैश कितना है 38, लेकिन हमको टोटल से मतलब है। अच्छा, तो अब इस साइड की टोटल करोगे तो 1,90,000, 190 में से आप 27,300 लेस करोगे तो आपकी परचेज आ जाएगी 190 माइनस 27,300, तो ये परचेज आ जाएगी 1,62,700। तो 162,700 हम परचेज साइड में लिख देंगे, यहां पर 162,700। अब इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट होंगे तो कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट होंगे तो P&L में। तो एक्सपेंसेस कहां से देखो, आप यहां से देख लो भैया, इसमें से देख लो, ये देखो यहां, ये देखो, ये प्राइवेट डिविडेंड मिला है। प्राइवेट डिविडेंड मिलना कोई एक्सपेंस तो है नहीं, ठीक है, और डेटर से मिला है पैसा, ये एक्सपेंस है नहीं। ड्राइंग, ये ड्राइंग तो हम एंड में लिखेंगे कैपिटल में। क्रेडिटर को पेमेंट किया, ये तो आएगा नहीं। हाँ, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है 4,600, ये कहाँ आ जाएगा P&L में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, और है हमारा फिर वेजेस। वेजेस बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यहाँ टू वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसकी कैटेगरी में आता है। कितना 40,000। नेक्स्ट है फिर डिलीवरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट है तो P&L में आएगा 7,000। और फिर उसके बाद में यहाँ है हमारा रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट है, P&L में आएगा 2,000। ठीक है, और फिर दे रखा हमको लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग अगर फैक्ट्री का होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता, डायरेक्ट होता। ओनली लाइटिंग एंड हीटिंग लिख रहा है तो मैं समझ रहा हूँ नॉर्मल बिल है और ऑफिस का खर्चा है, तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट में लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है 1,000, तो लाइटिंग एंड हीटिंग 1,000। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग तो यहाँ आएगी नहीं, क्लोजिंग बैलेंस तो वहाँ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ तो मैंने सब कुछ लिख दिया है। यस, तो इसका निकालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट और फिर निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट। तो 2,56,000 प्लस 15,000 तो हो गया 271।
उसमें से लेस कर दो आप 20,000 एक, 162,700 एक और 40,000 एक, तो आ गया 48,300। 48,300 ये आ रहा है बेटा बैलेंसिंग फिगर में, और दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका जीपी है, जीपी। और जीपी को कहाँ ट्रांसफर करते बेटा, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में, तो इधर आ जाएगा बाय जीपी 48,300। अब जीपी में से ये सारे खर्चे लेस कर दो तो आ जाएगा एनपी, नेट प्रॉफिट। नेट लॉस भी आ सकता है लेकिन मुझे ज़्यादा ही लग रहा है वो, यहाँ आ जाएगा 48,300, उसमें से लेस कर दो ये 1,000 एक है, 4,600 एक है, 7,000 एक है और 2,000 एक है, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 33,700। 33,700 कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसके, क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसकी ओपनिंग कैपिटल में जाके ऐड होगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल तो निकालो पहले। अच्छा अभी निकाल देते हैं, चलो जी। ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर दो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 8,000 प्लस 300 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 50,000, तो आ गया 92,300। 92,300 में से लेस कर दो 27,300, तो आ गया 65,000 रुपया। 65,000 की आ रही है आपकी ओपनिंग कैपिटल। बहुत ही शानदार। और ओपनिंग कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, 65,000 यहाँ पर, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसमें सब कुछ लिखना, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ओपनिंग कैपिटल दैट इज 65,000। इसके अंदर एक चीज हमें पता है, ड्राइंग हो जाती है लेस और नेट प्रॉफिट होता है ऐड। अच्छा नेट प्रॉफिट और ड्राइंग मेरे को दोनों पता है। नेट प्रॉफिट अभी मैंने कैलकुलेट किया है और ड्राइंग तो मुझे पता है ही। तो नेट प्रॉफिट जो है वो मैंने अभी कैलकुलेट किया है और ड्राइंग तो मुझे पता है ही। ओके ठीक है, तो देखो नेट प्रॉफिट तो ये रहा 33,700, 33,700। और ड्राइंग कितनी बेटा, ड्राइंग मैं बता देता हूं आपको। देखो कहां बताओगे सर, मैं बताता हूं अभी आपको। ये रही, एक तो थी 26,000 की और एक हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी 7,300। तो दो तरह की ड्राइंग के, एक तो है 26,000 और एक हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली थी 7,300। तो टोटल हो गई 26,000 प्लस 7,300 दैट इज 33,300। ये लेस हो जाएगी। एक चीज और करनी है कि हमारी कैपिटल जो है ना वो बड़ी है। कैपिटल कब बढ़ती है पता है, जब हम और कैपिटल लेके आते हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन है और पैसा लेके आता है, एडिशन, उसको एडिशन कैपिटल बोलते हैं। एडिशन पैसा लेके आया घर से, तो सर कहाँ लेके आया, अगर बिजनेस से पैसा घर ले जाता है तो ड्राइंग बोलते हैं उसको लेस। घर से अगर बिजनेस में ले आया तो वो तो कैपिटल में ऐड होगा ना। सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ऐसा हुआ, ये रहा। आपकी घटना घट गई, आपने देखी नहीं, मैंने सोचा बाद में बताऊंगा। ये रहा सेकंड नंबर पॉइंट, प्राइवेट डिविडेंड। प्राइवेट मतलब घर का डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जब भी कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ना तो डिविडेंड मिलता है। तो वो डिविडेंड जो है वो घर का है, घर पे मिलना चाहिए था, लेकिन हमने उसको बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। कौन से, बिजनेस वाले में। तो ये 2,000 रुपए देखो बैंक में आए भी थे, इधर देखो यहाँ पर ये रहा प्राइवेट डिविडेंड 2,000। तो ये बिजनेस का डिविडेंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यापार और व्यापारी हमेशा अलग होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य से। तो ये जो 2,000 रुपए हैं ये एक तरीके से कैपिटल लगाई है किसने, उस बिजनेसमैन ने। तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट डिविडेंड है। अगर प्राइवेट नहीं लिखा होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ड्राइंग करता है तो लेस, घर से कैप पैसा लाएगा तो ऐड। तो अब आपकी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी माइनस 33,300 और प्लस कर देंगे 33,700 नेट प्रॉफिट प्लस 2,000, तो यहाँ आ जाएगा 67,400 ये क्लोजिंग कैपिटल। अब बैलेंस शीट में आपको जो जो लिखना है वो हम लिख देते हैं फटाफट से। यहाँ से देखो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। सबसे पहले हमको स्टॉक दे रखा है कितना है, 15,000 का। ये क्लोजिंग वाली सारी चीजें लिखने वाला हूं मैं आपको, ये वाली। ठीक है, मैंने पहले लिखी नहीं थी तो अब लिख देता हूं मैं। तो स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 15,000 का, 15,000 का। तो चलिए स्टॉक लिख देते हैं सबसे पहले, ये रहा 15,000। तो यहां आ जाएगा स्टॉक 15,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है सब। फिर और क्या है सर, और है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, दोनों कितना है 12,000 और 400। यस, तो यहां लिख देंगे बैंक में पड़े हैं 12,000 और कैश पड़ा है इसके पास 400। और क्या पड़ा है इसके पास क्लोजिंग में, डेटर पड़े हैं 20,000 के और इन्वेस्टमेंट पड़े हैं 50,000 की। तो पहले एसेट लिख देता हूं, डेटर है 20,000 के
इन्वेस्टमेंट है 50,000 की। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह कुछ था ही नहीं, ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने का कहीं बोला हुआ है और ना ही कोई चीज़ बेची है। ठीक, एक चीज़ और बीच में मैंने मिसिंग कर दी थी जानबूझ की, ये रही क्रेडिटर, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है और ये कितनी पड़ी है 30,000 की, तो क्रेडिटर पड़े हैं 30,000 के। वो यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर्स 30,000। और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अब इसको दोनों साइड टोटल करेंगे, इक्वल आ गया तो हमारा सही है, वरना हमने कुछ मिस्टेक किया है। 97,400 इधर का, 12,000 प्लस 400 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 97,400। तो प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।